अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 90 रन से बदतरीन हार का सामना करना पड़ा है, जिसका सारा का सारा कसूर बाबर आजम का है। नहीं, बाबर आजम को आप एज अ ब्लेम कर सकते हैं कि उसने टेल एंडर्स को स्ट्राइक क्यों दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया की क्रिकेट इतनी तेज हो गई है कि टेल एंडर्स आके स्कोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी वेस्ट इंडीज के मैच में देखा कि उनके आखिरी 3 बंदों ने 88 रन जोड़े, वरना तो अगर उनके 3 बंदे 8 5 6 रन करते तो 110 के अंदर उनकी टीम बुक थी। लेकिन शिमार जोसेफ और कीमा रोच ने जो है वो 61 रन की पार्टनरशिप लगाई और आखिरी जो है वो 3 विकेटों ने 88 रन जोड़े। उससे थोड़ा सा पहले चले जाएं तो बांग्लादेश ने हमें पेल रखा है, उनके टेल एंडर्स ने। फिर जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी तो उनके टेल एंडर्स ने भी ये पाकिस्तान को पेल रखा था। उससे पहले जब साउथ अफ्रीका आई थी तो सबको याद है कि मुथु सैमी ने जो है वो पूरे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को के नाक में दम करके रखा हुआ था और वो आउट नहीं हो रहा था। तो इस चीज से यह साबित होता है कि टेल एंडर स्कोर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, न्यूजीलैंड में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, साउथ अफ्रीका में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, सबके टेल एंडर स्कोर कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही पाकिस्तान के टेल एंडर्स की बारी आती है तो जो 7 प्रॉपर बैट्समैन खड़ा होता है ना, तो ये जो डड्डू टाइप जर्नलिस्ट है ना, ये उठ के कहते हैं जी बाबर आजम की या भी वो प्लेयर है उसकी क्या मजाल, उसकी जुर्रत कैसे हुई कि उसने जो है वो टेल एंडर को स्ट्राइक दे दिया। दुनिया भर की क्रिकेट में जो है वो टेल एंडर स्कोर करके दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट वहां की वहां फंसी हुई है कि भाई टेल एंडर को स्ट्राइक नहीं देना, वो आउट हो जाएगा। उसके अलावा भी अगर देखें तो फिर तो इस तरह से बाबर आजम का ही कसूर है कि बाबर आजम के क्रीज पे होते हुए अजान अवैस कैसे स्ट्राइक पे चला गया। फिर बाबर आजम का ही कसूर है कि अपने आप को क्रीज पे रखते हुए सलमान अली आगा को उसने कैसे स्ट्राइक पे भेज दिया। फिर इसी तरह रिजवान की बारी भी, फिर जो है वो शान मसूद, चलो वो इंजर्ड था लेकिन उसकी बारी भी, उसके बाद जो है आमिर जमाल की बारी भी, और उसके बाद जो है अली उस्मान की बारी भी। बाबर आजम नॉन स्ट्राइकर एंड पे क्या कर रहा था? बाबर आजम को तो पूरे का पूरा मैच स्ट्राइक पे होना चाहिए था, क्योंकि वही एक अकेला प्लेयर था जिसने रन्स करने थे और पाकिस्तान को मैच जितवाना था। बाकी जो 10 खेलने वाले थे, सॉरी नो, क्योंकि शान मसूद जो है वो इंजर्ड हो गया था और वहां पे जो है पाकिस्तान थोड़ा सा 1 विकेट पहले ही अपनी गवा चुका था बैटिंग करने से पहले। वो तो हेड्स ऑफ है शान मसूद को, पिछली वीडियो में भी बोला था कि वो बारी करने आए, इतना ही काफी था उनके लिए। तो वो जो बाकी 9 लोग हैं उनका काम नहीं था स्कोर करके देना, इतने ज्यादा रन्स भी नहीं थे कि भाई बहुत ज्यादा रन्स थे तो इस वजह से जो है वो हुआ नहीं। ये बाकी जो हैं ये डबल फिगर में नहीं जा सके। डबल फिगर में रिजवान 11 रन बना के आउट हुआ और इंतहाई गंदी क्रिकेट खेली है मोहम्मद रिजवान ने। 2 चौके मारे नो डाउट, लेकिन टोटल एक्टिंग के ऊपर चल रहे थे। चलो शुरू से चलते हैं। इमामुल हक के बारे में मैंने कल बोला था कि इमामुल हक एक ऐसा प्लेयर है कि अंडर प्रेशर सेकेंड इनिंग में ये स्कोर नहीं करता। आप जुआ लगा दो ना इमामुल हक के ऊपर कि ये बंदा सेकेंड इनिंग अंडर प्रेशर स्कोर नहीं करेगा, तो वो जुआ जो है वो आप जीत जाओगे। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। मैंने अपनी इस बात को थोड़ा सही साबित करना था कि मैं कहीं गलत ना हो जाऊं, तो मैंने जो है वो डाटा निकालने की कोशिश की। इमामुल हक ने टोटल अभी तक 28 मैचेस खेले हैं और मुझे 18 सेकंड इनिंग की बैटिंग का जो है ना, यानी कि दूसरी इनिंग जो एक टीम की होती है उसका रिजल्ट मिला, जिसमें इमामुल हक ने एज अ ओपनर बारी की। तो मेरे नज़दीक ये आया कि इमामुल हक ने अपने 28 मैचों में सिर्फ अभी तक 651 रन बनाए हैं सेकेंड इनिंग में, और उसके अलावा जितने भी रन हैं वो सारे के सारे पहली इनिंग में हुए हैं। अब जरा आ जाओ कि भाई इमामुल हक ने डेब्यू से लेके अभी तक सेकेंड इनिंग के अंदर किया क्या है। जून 2018 इंग्लैंड के खिलाफ सेकेंड इनिंग का ही बताऊंगा सिर्फ। सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड के खिलाफ 4 रन किए। नवंबर 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 रन किए। नवंबर 2018 में सेकेंड मैच के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो 9 रन किए। उसके बाद जनवरी 2019 साउथ अफ्रीका के खिलाफ 43 रन किए।
मार्च 2022 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 रन किए। मार्च 2022 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 रन किए। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो 11 रन किए। जुलाई 2022 श्रीलंका के खिलाफ सेकंड इनिंग के अंदर इमामुल हक ने 2 रन किए। फिर उसी के अगले मैच में इमामुल हक ने जो है वो 32 रन किए। फिर दिसंबर 2022 इंग्लैंड के खिलाफ इमामुल हक ने शानदार 121 रन की इनिंग खेली थी और उससे ही अगली इनिंग में यानी अगले मैच की सेकंड इनिंग में इमामुल हक जो है वो 0 के ऊपर आउट हो गए क्योंकि मैच जो है वो थोड़ा अंडर प्रेशर मैच था। उसके बाद जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इमामुल हक ने 83 रन की इनिंग खेली और उसके बाद जुलाई 2023 श्रीलंका के खिलाफ इमामुल हक ने 1 रन किया। फिर उसके बाद अगले ही मैच में इमामुल हक ने श्रीलंका के खिलाफ 6 रन किए। दिसंबर 2023 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इमामुल हक ने 62 रन की इनिंग खेली। उससे अगले मैच में सेकंड इनिंग में इमामुल हक ने जो है वो 10 रन किए। मई 2026 बांग्लादेश के खिलाफ इमामुल हक ने सिर्फ 2 रन किए और कल भी इमामुल हक ने सिर्फ 3 रन किए। तो ये था इमामुल हक का सेकंड इनिंग का एक्सप्रेशन जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा है, बल्कि घटिया है। इतना घटिया रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपकी मेरे ख्याल में कोई 35 प्लस की एवरेज है टेस्ट के अंदर, जिसमें आपने 28 मैचों के अंदर 561 रन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनिंग के अंदर किए हुए हैं। उसके अलावा बाकी सारे रन आपके जो हैं वो फर्स्ट इनिंग में हैं। तो आप कर क्या रहे हो मेरे भाई? मैंने बड़ा सपोर्ट किया इमामुल हक के ऊपर, एक बाकायदा वीडियो बनाई मैंने जब इमामुल हक ने काउंटी के अंदर जाके रन्स के अंबार लगा दिए थे। मैंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद आया मेरे ख्याल में अजहर महमूद कप चल रहा था या इस तरह कोई जो कप हनीफ मोहम्मद कप मेरे ख्याल में होता है वो चल रहा था। उसके अंदर 303 रन की इनिंग खेली थी। उसके बाद टेस्ट में आया था बट डिडंट वेल, पर अच्छा नहीं किया तब भी इमामुल हक ने। उसके बाद आ जाओ जी अब बाबर आजम के ऊपर। क्या बाबर आजम का सारा कसूर था? तो नहीं था भाई बाबर आजम का कसूर। कसूर उन लोगों का था जिन्होंने पूरे मैच के अंदर कुछ नहीं किया। लेट मी शो यू कि पूरे मैच में हुआ क्या है। बल्कि आप लोगों को तो पता ही होगा, अजान अवैस ने जो है वो दोनों इनिंग्स के अंदर कुछ नहीं किया। पहले इनिंग के अंदर वो 0 के ऊपर आउट हो गया और दूसरी इनिंग के अंदर जो है वो उसने सिर्फ 3 रन किए। उसके बाद इमामुल हक ने जो है वो पहली इनिंग के अंदर 63 रन किए थे और दूसरी इनिंग के अंदर जो है वो सिर्फ 3 रन किए। और उसके अलावा आगा जी ने जो है वो पहली इनिंग के अंदर आई गेस 20 रन किए थे। बॉलिंग तो आगा जी कर नहीं रहे थे क्योंकि विकेट इस तरह की थी और बैटिंग एक काम था उनसे। उनको पता क्या बोला मैंने उनके लिए? ये बोल रहा था कि भाई हमारे पास इस वक्त अगर कोई टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे तगड़ा प्लेयर है तो वो सलमान अली आगा है। आगा जी ने हक दिया। उसके बाद मोहम्मद रिजवान टोटली एक्टिंग के ऊपर चल रहा था। आमिर जमाल पता नहीं क्या करके गया, बैटिंग ऑलराउंडर के होते हुए इस तरह की घटिया इनिंग के भाई उसको समझ ही नहीं लग रहा था। वो फैला हुआ था। पहली इनिंग में जो आउट हुआ वो बैट और बैट के दरमियान में से गैप निकल गया। दूसरी इनिंग के अंदर जो है वो फैल गया भाई। पहले से ही प्री प्लान शॉट खेलने के चक्कर में था। बल्ला जो है वो घूम गया और सीधा जो है वो LBW हो गया। उसके बाद अली उस्मान की बात कर लेते हैं। आप नुमान अली को नहीं लेके आए, ठीक है जी मान लिया, लेकिन कम से कम उससे बेहतर रिप्लेसमेंट तो लेके आते ना। ये कोई रिप्लेसमेंट है ना ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। आपने इससे बॉलिंग नहीं करवाई, आपने इसको बैटिंग दी, इसने बैटिंग के अंदर भी कुछ नहीं किया। तो क्यों लाए भाई? नुमान अली बुरा बॉलर तो नहीं है, वो आपका जो है वो स्पिन बॉलिंग का इस वक्त बैकबोन है। वो आपने जो है वो अपनी बैकबोन को घर में बिठा दिया कि भाई पसली तू जो है ना घर पे रह, हम जो है वो नए लड़के को लेकर जाएंगे। तो फिर ऐसे ही होता है भाई, बैटिंग उससे हुई नहीं, बॉलिंग आपने उससे करवाई नहीं, तो आपने एक बंदे की जगह ही खाई है ना फिर। उसके बाद सही बात बताऊं तो इससे अच्छी बैटिंग जो है वो साजिद खान कर लेता है, इससे अच्छी बैटिंग नुमान अली खुद कर लेता है, बट आप उसको लेकर ही नहीं आए, ना आपने साजिद खान को खिलाया। उसके बाद फिर मैंने तीसरे जो पहली वीडियो डाली थी डे 3 की, उसके अंदर मैंने शुरू में बताया था कि ये जो शिमाज जोसेफ के रन है ना ये बहुत क्रूशल होने वाले हैं और यहाँ से ना पाकिस्तान के हाथ से गेम निकल जाएगा। और फिर जब पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद ने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी
यही सेम बात बोली कि भाई जब शिमाज जोसेफ ने जो है वो रन्स किए तो पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया था तीसरे दिन के एंड पे। तीसरे दिन के एंड पे जब मैंने बोला था ना कि मैच आज से निकल गया है, अभी भी रोक लो बच जाओगे, लेकिन नहीं रुका भाई वो आपसे। उन आखिरी 3 बंदों ने मिलकर 88 रन बनाए हैं, जो कि बहुत महंगे साबित हो गए थे। ठीक है, सरफराज अहमद ने विकेट को अच्छा रीड किया था, 4-5 बॉलर्स के साथ गए थे, बहुत खूबसूरत किया था, बहुत अच्छा और बेहतरीन फैसला था। लेकिन बैटिंग का क्या? बैटिंग ने तो आपकी ने कुछ भी नहीं किया ना। वो तो कल भी बोला था कि अब्बास का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने नीचे से आके 23 रन कर दिए तो पाकिस्तान 120 रन कर गया, वरना पाकिस्तान जो है वो 100 रन भी नहीं कर रहा था। और ये चीज़ हम सबको नज़र भी आ रही थी। उसके अलावा जो है वो कोई पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर आईसीसी ने एक्शन भी लिया है और खुर्रम शहजाद के ऊपर 15% जुर्माना लगाया है, जबकि मोहम्मद अब्बास को सिर्फ वार्निंग दी है। क्योंकि जब खुर्रम शहजाद ने शाय होप को आउट किया तो कोई अग्रेशन दिखाया, जिसके ऊपर आईसीसी ने जो है वो 15% जो है वो खुर्रम शहजाद की फीस काट ली। और इसी तरह जो है फिर वरी केन को आउट करते हुए मोहम्मद अब्बास ने भी सेलिब्रेशन की, कोई जोश वोश किया या कोई बातचीत की, जिसकी बेसिस के ऊपर उसे वार्निंग दी और दोनों का एक एक डिमेरिट पॉइंट। तो ये हो रहा है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ के हर तरफ से नीचे जा रही है, दिन ब दिन नीचे 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 नीचे। और अब पाकिस्तान की टीम के अंदर सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक भी आ रहे हैं, क्योंकि शान मसूद इंजर्ड हो गए हैं। और कल जो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट स्क्वाड दिखा रहे थे उसके अंदर अब्दुल्ला फजल का नाम भी नहीं था। तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि अब्दुल्ला फजल एकदम से अचानक से कहाँ गायब हो गया। तो देखते हैं कि कल हमारे पास क्या खबरें आती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।